सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनने वाली जेआईटी पर एतराज़ात का सिलसिला जारी है। अजीब माहौल बना हुआ है। अगर एतराज़ है तो वो पूरा नहीं लगता, अगर एतमाद है तो वो भी पूरा नज़र नहीं आता। मुसलसल एक कमेंट्री जारी है जिसमें समझ नहीं आ रहा कि जेआईटी को कबूल कौन कर रहा है, किस हद तक कर रहा है और इसके तमाम लोगों को मान रहा है या नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खुशियां भी मनाई जा रही हैं और एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। जेआईटी बनी नहीं मगर इस पर दबाव बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को जेआईटी पर ही एतराज़ है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से सिविल तहकीकाती इदारों पर एतराज़ किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जेआईटी में शामिल इदारों ने अगर इंसाफ ना किया तो कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। अपने इदारों को जो इदारे अब तहकीकात करेंगे अगले 2 महीने, आपने इन इदारों को एक पैगाम भेजना है कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, सारी कौम देख रही है। अगर आपने इंसाफ ना किया ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। जुम्मे को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा भी कर रही है और आज तहरीक इंसाफ के सख्त पैगामात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। बनी गाला के एतराफ़ में तजावुज़ात के खिलाफ अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि लोग अदालतों में एतमाद की वजह से आते हैं, बद एतमादी की फ़िज़ा ख़त्म करना होगी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को कहा कि इदारों के साथ खड़े हैं। पनामा केस की समाअत जिस तरह हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब, फैसलों में इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। आप एक आम आदमी नहीं, आपकी आवाज़ से बेहतरी भी आ सकती है और ख़राबी भी। आप कौम को बेएतमादी की फ़ज़ा से निकालने में अहम किरदार अदा करें। इमरान खान ने जवाब में पनामा की समाअत करने वाले बेंच की तारीफ़ की और कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, वो पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच का दिफा करेंगे। पाकिस्तान बदल चुका है। इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर बनने वाली जेआईटी आज़ादाना काम नहीं कर सकेगी। नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे तो वो तहकीकात पर असरअंदाज होंगे, इसलिए वो इस्तीफ़ा दें। साथ ही आज तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। उनके खिलाफ पनामा केस के फैसले में भी जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अगर उन्हें काम से ना रोका गया तो वो वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी पर असरअंदाज होंगे। जेआईटी पर एतराज़ात के बाद आज अस्करी क़यादत की तरफ से पैगाम सामने आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। आला अस्करी फोरम पर भी पनामा का मामला ज़ेर बहस आया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले ISPR के बयान के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाई जाने वाली जेआईटी के मामले पर बहस की। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि इदारा अपने नुमाइंदों के जरिए शफाफ और कानूनी किरदार अदा करेगा और सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर भी पूरा उतरेगा। अस्करी इंटेलिजेंस इदारों से मुतालिक भी मुतनाज़ बातें हो रही हैं, इसलिए फौजी तर्जुमान को बार बार बयानात देने पड़ रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान 2 दफ़ा पनामा के हवाले से ISPR का बयान सामने आया है। जुमे को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर एतजाज़ अहसन ने एतराज़ उठाया कि ISI के DG वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, इससे तहकीकात मुतासिर होंगी। एतजाज़ अहसन के बयान पर DG ISPR का रद्द अमल आया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ लोगों की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुताल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं, ये बयानात गुमराहकुन और गलत हैं। पाक फौज की दयानत शक और शुबहात से बाला है। पाक फौज के तर्जुमान ने उनके ट्वीट के बाद भी एतजाज़ अहसन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और कहा कि कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं। फौजी तर्जुमान बयान पर तनकीद करने के बजाय ISI चीफ की वज़ीर आज़म से रिश्तेदारी की वजाहत करें। एतराज़ात का यह सिलसिला जारी है तो सवाल ये उठ रहा है कि जेआईटी पनामा का मामला हल करने के बजाय कहीं एक हंगामा ना खड़ा हो जाए। क्या कह रहे थे एतजाज़ अहसन साहब, जरा सुनिए। कोई मुकद्दस इदारा नहीं है, कोई सेक्रेड होली काउ नहीं है। मुकद्दस हैं इदारे लेकिन कोई होली काउ नहीं है, कोई शख्स होली काउ नहीं है मेरी निगाह में। और अगर DG ISI की रिश्तेदारी है विद मरियम तो उसकी तरदीद करें, अगर नहीं है तो। अब ये कंट्रोवर्सी ऐसा लगता है कि अजीब सी बनाने की कोशिश की जा रही है और वो भी किसी इदारे के अहम एक जो सरबरा हैं उनके हवाले से।
और जाहिर है ये कोई उनके अपने प्रोफेशनल करियर की वजह से नहीं है कि कोई उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर में इस किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, तरक्की करके इस ओहदे तक पहुँचे हैं। किसी दूर पर एक रिश्तेदारी पर एक कंट्रोवर्सी, एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका ताल्लुक उनकी ना कारकर्दगी से है, माजी की ना हालिया कारकर्दगी से नज़र आता है। इसके बावजूद ये बात इज़रार एहसन साहब कर रहे हैं और हालिया तनकीद के बाद अगर JIT वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लियर करार दे देती है तो फिर क्या होगा? क्या फिर इदारे मज़ीद तनकीद की जद में आ जाएंगे? और अगर JIT वज़ीर आज़म को क्लियर ना करे और उसमें सिविल और अस्करी जो दोनों जो अस्करी इदारों के नुमाइंदे हैं वो क्लियर ना करें तो क्या सिविल अस्करी तनाज़ा जन्म ले लेगा? मसाइल के हल किए जाने के बजाय कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि JIT बनी तो हल करने के लिए थी मगर खुद मसला बन जाए और सिस्टम के लिए मसाइल ना खड़े कर दे? इस हवाले से हम बात करेंगे तमाम जमातों से कि अब उनका मौक़िफ़ क्या है जब आज ISPR का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज भी आ गई। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग क्या सोचते हैं और क्या JIT का नतीजा कबूल करेंगे? उससे पहले शहजाद चौधरी साहब से मालूम करते हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जब आप देख ही रहे हैं इज़रार एहसन साहब कह रहे हैं मैं अपनी बयान पर कायम हूँ, दूर पर एक ही रिश्तेदारियों को लाके ना के प्रोफेशनल कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है, इस बात को पर बात की जा रही है। आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी ही बनेगी? हक में फैसला दे दें ये दो इदारों के नुमाइंदे तो भी तनाज़ा के हुकूमत के साथ खड़े हो गए, ना दें तो फिर सिविल अस्करी मामला ना खड़ा हो जाए, दोनों ही जमातें वोट लेके आई हैं, ये तनाज़ा ही बनेगा इससे? देखिए, एक तो मेरी ज़ाती राय है कि शायद अगर इन दोनों इदारों को इस JIT में ना शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता इन इदारों के लिए। लेकिन बाहरसूरत एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और उसको फॉलो करना फिर हर इदारे की ज़िम्मेदारी बन जाती है। पाकिस्तान आर्मी अपने दोनों इदारों में ISI और MI के अंदर से जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगी, सवाल ये पैदा होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स किस हद तक अपना काम अंजाम दे पाएंगे। दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, इस पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में या ख़ास तौर पर इन इदारों के बारे में सवालात हमेशा उठाए जाते हैं और हमारी सियासतदानों के अंदर या हमारी बहस में आ जाते हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि तारीख़ी तौर पर इन इदारों का कोई ना कोई असर और कोई ना कोई रोल रहा है हमारी सियासत में और ये बदकिस्मती है। मेरा ख्याल में ख़ास तौर पर ये जो हमारे अभी प्रेजेंट सेटअप है फ़ौज का, इसको आते ही बहुत प्रेशर में डाल दिया। जब आप DGI के बारे में ये बात कहें कि उनका फ़लाने सियासी हलके से ताल्लुक़ है या सियासी शख्सियत के किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ है, जब आप ये कहें कि अच्छा ये जो चीफ़ हैं या कोई और ऐसी हस्ती जो कि जिसका ताल्लुक़ फ़ौज से हो, उनको किसी और तर्ज में किसी सियासत के मामले में उलझाने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर इन इदारों को अपने आप को वाज़े करके और शफाफ रखने के लिए बयान देना पड़ता है वहाँ पर भी जहाँ बयान ना बनता हो। मेरा ख्याल है इस मेरे जवाब में आपके तमाम सवालों के जवाब जो आपने सवाल किया उसके जवाब मौजूद। मतलब मुझे साथ देगा भी फाइनेंशियल मामलात हैं, इस सलाहियत भी है कि इस मामले की तहकीकात ये कर सकें, कोई इंडिपेंडेंट किरदार अदा कर सकें। ISI और MI के नुमाइंदे जो इस JIT में मौजूद होंगे वो कर भी सकें। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अजीब तनाज़ा ना बन जाए बाद में, ये कर सकते हैं कोई किरदार अदा? ना ये कतर में जाके जासिम बिन हमाद से तहकीक खुद से कर सकते हैं, ना ये जाकर लंदन के फ्लैट्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं या उसकी तारीख जान सकते हैं, ना ये पनामा खुद से जाने के काबिल हैं। इनको वीज़े चाहिए हर जगह जाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये टीम का मेंबर ज़रूर होंगे और आज जो पैगाम आया या जो मैसेज आया उसके अंदर ख़ास तौर पर यह वाज़े कर दिया गया कि हम कवायद, कानून, शफाफियत के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना हिस्सा वो डालेंगे जो कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसका लीडर फ़ौज का नहीं है, वो एक एडिशनल DG FIA होगा। तो जो भी वो आपको ज़िम्मेदारी तश्कील देगा वो आप ज़िम्मेदारी को निभाएंगे टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। इसको इस आम और रस्मी बयान के कहने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी, ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन जिस किस्म के तनाजुर और माहौल में हम रहते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बदकिस्मती से रस्मी और आम और मामूल के बयानात को भी वाज़े करना पड़ता है ताकि लोगों को ये यकीन रहे कि ये फ़ौज किसी के पलड़े में जाके अपना वज़न नहीं डालेगी, बल्कि जो दरमियानी रास्ता है अपने इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, कवायद के मुताबिक उस पर रहेगी और उस पर अमल पैरा रहेगी। बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि किस तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, अब आज कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, ISPR का प्रेस रिलीज भी आया और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। एक एतराज़ है
वैसे तो फैसले पर, उसके नतीजे में बनने वाली जीआईटी पर भी एतराज़ है, मगर एतजाज हसन साहब ने वो रिश्तेदारी और ये सारा मामला जो कि प्रोफेशनल कारकर्दगी पर नहीं मगर रिश्तेदारी और दूर परे का मामला है, उस पर एतजाज हसन साहब बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का कोई एतमाद बढ़ा है किसी ना किसी सतह पर, किसी ना किसी लेवल पर पीपल्स पार्टी मानेगी इस जीआईटी के नतीजे को, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद और प्रेस रिलीज के बाद, या आपका मौक़िफ़ वही है? देखिए शाहजेब साहब, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ ऑलरेडी आ चुका है। मैं अपने पार्टी के स्टेटेड मौक़िफ़ से हट तो नहीं सकता, और वो स्टेटेड मौक़िफ़ बड़ा असूल पे मबनी है, वो किसी जज्बे पे, किसी फर्द की मुखालफत पे नहीं है। और ये बात भी बड़ा अजीब सा तासर दिया गया कि जो एतजाज साहब ने शायद किसी फर्द की मुखालफत कर दी और किसी इदारे की मुखालफत कर दी। उन्होंने ओवरऑल जीआईटी के लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर और उनके अंदर जो बातें थी वो बात की, उसमें ये जिक्र भी आ गया, ये वन ऑफ द इश्यूज था, ये कोई दा इशू नहीं था, इसको दा इशू बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि जीआईटी को वो इख्तियार नहीं होगा जिससे मामला हल हो सके। जिस तरह खुद इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारे ममालिक के साथ तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स ही नहीं है, और अगर कोई मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है भी तो वो जाके अमल दरामद होगा उस पर 17 या 18 में। तो अगर ऐसी सूरत हाल में ये कमेटी जाती भी है और किसी कानून के सहारे के बगैर और किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के बगैर, जो अदालत ने भी नहीं मांगी, हमने इसीलिए इसी बात को फोर्स ही करते हुए जो बिल पीपल्स पार्टी ने बनाया था, जो बिल पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बाकी सियासी जमातों ने अपोजिशन की उन्होंने बनाया था, उसमें ये बात एड्रेस की गई थी कि अगर ये कमेटी, अगर कोई कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो जो जिस बंदे का नाम उसमें शामिल होगा वो उस कमीशन को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, ताकि वो किसी मुल्क में अगर कोई चीज वेरीफाई करना चाहता है तो वो मुल्क अपने कानून का सहारा ना ले, बल्कि उस बॉन्ड की वजह से, उस पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से वो इख्तियार उसे हासिल हो। कैसा, यानी एज ऑफ नाउ भी आपकी पोजीशन वही है कि फैसला हम जो भी आए, जो भी जीआईटी कंक्लूड करे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जीआईटी ही की तश्कील और उसके पहले के मामलात को हम नहीं मानते, यही पोजीशन है पीपल्स पार्टी की? देखिए, पीपल्स पार्टी जब मुस्तरद कर चुकी है तो कबूल क्या करेगी? पीपल्स पार्टी जीआईटी के आइडिया को ही मुस्तरद कर चुकी है, हम उस पर सीधे तहफ़्फ़ुज़ात अपने पहले दिन बयान कर चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या कबूल करेगी? बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ करते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज वेलकम किया है जो ISPR की प्रेस रिलीज आई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नतीजा आया, उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब वेलकम करते नजर आए। अगर ये वेलकम कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, तो क्या फिर जीआईटी के नतीजे में जो फैसला आएगा, क्योंकि इन इदारों पर अगर एतमाद कर रहे हैं और प्रेस रिलीज के बाद, तो वो कबूल करेंगे? क्या फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जीआईटी को कबूल कर रही है? जब इमरान खान साहब भी कौम से खिताब में और वो एक पैगाम में ये कह रहे हैं और इनको कह रहे हैं जीआईटी के लोगों को कि आपने इंसाफ से फैसला देना है। फवाद चौधरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये सब आपने बतौर तर्जुमान इसको वेलकम किया जो ISPR की प्रेस रिलीज आई। खान साहब ने जो जीआईटी में इदारे हैं उन सबसे कहा कि तारीख में लिखा जाएगा, आपने कौम इंसाफ के साथ फैसला देना है। तो क्या फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीआईटी पर भरोसा कर रही है और उसकी नतीजा मानेगी? देखिए, हमने ये कहा है कि जो आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान के सारे ही सीनियर जो जनरल्स हैं उन्होंने जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन की और उसके बाद जो बयान जारी किया वो बहुत खुश आइंद है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो कौमी सलामती के साथ साथ पैनामा पेपर्स के मामले को बहुत संजीदगी से लेती हैं। और हमने ये देखा है कि इससे पहले अदलिया ने इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से देखा है और बड़ी संजीदगी से लिया है। ये जो आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स ने जिस संजीदगी का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से इस मामले को देखा है, यकीनी तौर पर वो खुशाइंद है। मतलब जितनी खुशाइंद आपको संजीदगी लग रही है, आप संजीदगी का मतलब ये समझ रहे हैं कि आपके हक में जो ISI और MI के नुमाइंदे होंगे वो फैसला दे देंगे, या किसी भी सूरत उस संजीदगी का मतलब ये है कि जो भी वो कहेंगे आप आखिर में उसको मानेंगे, जो भी जीआईटी की रिपोर्ट होगी? देखिए, बात यह है कि संजीदगी का मामला मतलब यह है कि जो तमाम इल्ज़ामात हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने उनको बहुत सब्सटेंटिव करार दिया है। 2 ने इतना सब्सटेंटिव करार दिया है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए, और 3 ने इतना सब्सटेंटिव करार दिया है कि उन्होंने एक बहुत ही हाई लेवल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी है। लिहाजा इस मामले को देखना कि इसके जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत सीरियस हैं
और इल्ज़ामात भी देखिए, शाहजेब खानजादा साहब ने ब्रेक नहीं किए या तहरीक इंसाफ ने उसको ब्रेक नहीं किया, एक इंटरनेशनल स्कैम है। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये दो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि आप वेलकम कर रहे हैं और संजीदगी को वेलकम कर रहे हैं, अगर आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे भी जीआईटी में इस बात पर कन्विंस हो जाते हैं जो बाकी 4 इदारे कह रहे हैं, तो आप इस रिपोर्ट को तस्लीम कर लेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी जो जब आपके प्रोग्राम में मैं आया था तो मैंने अर्ज़ ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे थे कि मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये मानना या ना मानना अहमियत नहीं रखता, क्योंकि ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है आपने मानना ही मानना है। अब भी ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के कानून के ताबे होगा, और जो कानून के ताबे बात होगी उसको मानना पड़ेगा, चाहे हमें पसंद आए या ना पसंद आए। तो साहब, ये आज जो चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर खान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब, फैसलों में इख्तलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। आप एक आम आदमी नहीं, आपकी आवाज़ से बेहतरी भी आ सकती है और ख़राबी भी। आप कौम को बेअतमादी की फिजा से निकालने में अपना किरदार अदा करें। ये जो इख्तलाफी नोट को लेके पीटीआई 3-4 दिन से उस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा सारी दुनिया में आते हैं, यहाँ ज़्यादा शोर मच गया इख्तलाफी नोट को लेके जजमेंट के मुकाबले में। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने के साथ साथ एक बहुत ही मायानाज वकील भी हैं और उनकी कानूनी दस्तरस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें हकीकत यह है कि दुनिया भर में जो इख्तलाफी नोट्स हैं उनकी अहमियत रही है, और तमाम जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के फैसले हैं, हिंदुस्तान में जजेस केस आया, ये पहले इख्तलाफी नोट ही थे, ये बाद में मेजॉरिटी के जो फैसले हैं वो बने हैं। और चीफ जस्टिस साहब को उनकी अहमियत का भी अच्छी तरह एहसास है। जो उन्होंने एक पूरा डायलॉग किया है वो एक पर्सपेक्टिव में था, उसका एक पस मंजर था, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने जो जो बात की है उसका हम एहतराम भी करते हैं और उस पर हम अमल भी करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जीआईटी का फैसला आएगा, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो वो फैसला हमें मानना पड़ेगा। इमरान खान साहब का भी अहम मौक़िफ़ आपने देखा। अब नून लीग क्या करेगी सारे के सारे सिनेरियो में? नून लीग मानेगी, नहीं मानेगी, कहीं ये सिविल मिलिट्री मसाइल तो नहीं बन जाएंगे? और अभी तक नैब FIA इस हवाले से कोई बात आई नहीं है कि वो अपना कौन कौन नॉमिनेट कर रहे हैं। फौज के इदारे की तरफ से अपना मौक़िफ़ आ गया है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, अब जाहिर है आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ISPR का प्रेस रिलीज भी आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ये माना जाएगा। अब ऑपोजिशन की तरकीब अपनी जगह है, पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, PTI तो वेलकम कर रही है ISPR की प्रेस रिलीज को। आप लोग भी मानेंगे जो भी इनका जीआईटी में मौक़िफ़ होगा इन इदारों का? पता चले कि बाद में कोई सिविल मिलिट्री टेंशन का बाइस ना बन रहा हो इनका जो भी मौक़िफ़ हो जीआईटी में। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये शायद हुकूमत की जीआईटी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई जीआईटी है, उन्हीं की वही सुपरवाइज करेंगे। वो कमीशन अगर जब बनाने जा रहे थे, हमने तो उस वक्त भी कहा था आप कमीशन बना लें या वैसे तहकीक कर लें। उसके बाद अब उन्होंने जीआईटी बनाई, हमने ये भी वेलकम किया है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस जीआईटी की दी गई फाइंडिंग पर जो फिर फैसला फरमाएगी हम उसे कबूल करेंगे, ये हम कह चुके हैं। मगर यहां पर इर्द गिर्द से आवाजें उठती हैं, लोगों प्रेशराइज करते हैं, अदारों को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि अदारे बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। एतजाज अहसन साहब ने 2 दिन पहले किया, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिरकार बोल उठे, इमरान खान को कह उठे कि बस करें, ये इख्तलाफी नोट को जजमेंट बनाकर पेश ना करें और जजमेंट को इख्तलाफी नोट बनाकर पेश ना करें। और आज फिर ISPR को कहना पड़ा क्योंकि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे कोर्ट में बस करें भी आपका अपना है, ये मत करें भी आपका अपना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो बात यही की गई, उनकी तरफ से दिलचस्प रिमार्क्स थे कि पनामा केस में सारी दुनिया में आते हैं इख्तलाफी नोट, मतलब जितना शोर इख्तलाफी नोट पर यहां मचा है कहीं भी नहीं मचा। तो ये जुमला था, बस करें, ये मत करें, ये देखिए शाहजेब अगर तो एक आध वर्ड आगे पीछे हो गया, लेकिन मतलब उसका यही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद फिर ISPR और अदारों को बोलने पर मजबूर किया जाता है। जब आप हंगामा राई करेंगे, जिस JIT में तमाम को लोग अदारे मौजूद हैं, आप उन पर धूल उठाएंगे तो अदारे बोलेंगे फिर, और अदारे फिर आज ISPR को भी बोलना पड़ा। ये जो चेयरमैन नैब हैं, इनके ऊपर तो 5-0 है, तमाम जजेस की राय है, जो फाइनल जजमेंट है उसमें राय है कि जी ये अपना किरदार नहीं अदा कर सकेंगे, उन्होंने माना है। तो चेयरमैन नैब के खिलाफ अगर गई है रेफरेंस लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस पर भी आपको एतराज है? क्योंकि आप तो जजमेंट को फाइनल जजमेंट कह रहे हैं ना 5-0 को कि आपके हक में आई है, तो चेयरमैन नैब के तो कम से कम खिलाफ आई है।
देखिए, ऑपरेटिव पार्ट जो कि उस जजमेंट का है, उस जजमेंट में अगर उन्होंने कोई एक्शन सजेस्ट किए होते तो हुकूमत यकीनन करती, और अगर एक्शन सजेस्ट नहीं किए, अफसोस का इजहार, डाउनलोडेड पेपर और तो और आप देख लें पूरी पिटीशन के अंदर इमरान खान के किसी डॉक्यूमेंट का हवाला देकर यह नहीं कहा गया कि भी उन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश सुने। सुप्रीम कोर्ट अगर चेयरमैन नैब के बारे में, जिसने एहतसाब करना है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का एहतसाब इंसाफ का इदारा, पाकिस्तान में सबसे बड़े एहतसाब के इदारे के चेयरमैन के बारे में ये कह रहा है, तो उसके बाद एक्शन तो आपने सबने करना है ना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है तो आप साथ खड़े हैं इसके, या इसमें भी एहतसाब वो कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बाद भी। देखिए जो एक्शंस हैं शाहजेब, वो बड़े क्लियरली वहां लिखे गए हैं। अब अपनी मर्जी से हम उसमें से एक्शन अखज कर लें और फिर उसके बाद करना शुरू कर दें, अपनी पसंद ना पसंद करें। एक्शंस बड़े क्लियर हैं। आपके ख्याल में साहब, अगर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 5-0 के बेंच में समझता है कि यह शख्स किरदार अदा नहीं कर सकता अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में, जो कि चेयरमैन नैब है, जो कि सबसे बड़ा एहतसाब का इदारा है, उसके बाद एक्शन नहीं सजेस्ट किया तो करता रहे काम, कर लें एहतसाब, ठीक है। देखिए, रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार ऑब्जर्वेशंस मुख्तलिफ अदारों के दरमियान आती हैं, मगर जो फैसला ऑपरेटिव पार्ट होता है, इंप्लीमेंट वो होता है। शाहजेब, ये समझने की जरूरत है कि क्या वो बनाई ही इसलिए है कि नैब चेयरमैन अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। वो कह रहे हैं कि नैब चेयरमैन का से कराते, वो इसलिए जीआईटी बनाई है कि वो अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। शाहजेब, उसके बाद एक लाइन और लिख देते ना, एक लाइन और सजेस्ट कर देते, एक्शन सजेस्ट कर देते कि हुकूमत या खुद फिर वो जो जुडिशल कमीशन वो उधर उसका रेफरेंस भेज दिया जाता। इसका मतलब है उन्होंने कोई एक्शन सजेस्ट नहीं किया। देखिए, जिस तरीके से अदालत अलहदा होती है, एक्शन अलहदा। आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अदालत ने जबरदस्ती आपसे बल्दियाती इंतखाबात कराए हैं, जिस तरीके से अदालत ने जबरदस्ती आपसे मर्दमशुमारी कराई है, उस तरीके से लिखना चाहिए था ना कि इसको हटाएं, इस शख्सियत को। नहीं लिखा तो आज़ार क्यों हटना चाहिए। बेशक समझता हूं 5 रुकनी बेंच कि वो बंदा अपना काम ठीक नहीं कर सकता, बट जबरदस्ती कराना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि इस बात की ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने दी हैं उसके बाद वो फैसला भी दे सकते थे, और अगर उन्होंने फैसला नहीं दिया तो यकीनन उन्होंने डांट डपट की है, और वो बहुत सारे लोगों की है, वो तो पिटीशनर्स की भी की है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन को हुकूमत अपनी मर्जी से करे। सिर्फ एक एक्शन सजेस्ट किया गया, वो है जेआईटी, और हुकूमत ने वो कबूल भी किया है, उस पर काम भी अदारे अपना अपना कर रहे हैं। और एज ए नून लीग हम उसका फैसला दोबारा एक दफा हम तो तस्लीम करेंगे, मगर फैसला दूसरे तस्लीम क्यों नहीं करते? क्यों गाली दो और फैसला लो वाला जो माहौल है वो पैदा किया जाता है? कभी एतजाज एहसन खड़े होके, कभी इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, यानी ऐसा दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले नहीं होते। अगर फैसले नहीं होते तो ये 2 जजेस ने फैसला कैसे खिलाफ दे दिया? बहुत शुक्रिया। ताजू साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताजू साहब कह रहे हैं कि फैसला कबूल आएगा और इदारों को कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। जाहिर है कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिसका हमने जिक्र भी किया था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बदतरीन हमले के बाद अफगानिस्तान के वजीर दिफा और आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। यह पहली दफा हुआ है। आमतौर पर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी ना कबूल करना। मगर 3 रोज़ पहले जुमे की नमाज के बाद अफगानिस्तान के इलाके मज़ार शरीफ में तालिबान जंगजुओं ने फौजी अड्डे को निशाना बनाया और कई घंटों तक होने वाली इस लड़ाई में 140 से ज़ायद फौजी एहलकार मारे गए। और अफगानिस्तान में अमरीकी हमले के बाद से अब तक अफगान फोर्सेस पर, खुद अफगान फोर्सेस पर होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर दिफा जनरल अब्दुल्ला हबीबी और मुल्की फौज के सरबराह कदम शाह ने अपने इस्तीफे अफगान सदर अशरफ गनी को पेश किए और अफगान सदर अशरफ गनी ने इनके इस्तीफे मंजूर करके हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यह पहला मौका है कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के किसी वाक़े पर अपनी दाखिली नाकामी को तस्लीम किया और जिम्मेदारान अपने ओहदा छोड़ने पर मजबूर हुए। मगर ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है, ये हम जानेंगे। समी यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, काबुल से इस वक्त हमारे साथ हैं। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक, 140 फौजी जवान मारे गए खुद अफगान फोर्सेस के, मगर इतना एक्सट्रीम रिएक्शन, ये सबसे बड़ा वाक़या ज़रूर है कि आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर रिज़ाइन हुए हैं। क्या वजह है? मेरे ख्याल में एक
अगर वो फायर ना भी करते हैं इन मिनिस्टर्स को तो पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट आ रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने इन लोगों को बस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, डिफेंस मिनिस्टर था जो अभी इलेक्ट हो गई थी, उनको हटा दिया अपने ओहदों से। मतलब आपने कहा पार्लियामेंट का इम्पीचमेंट आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बात का इदराक है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और ये वाला मामला चलता रहा है, मगर अब अफगानिस्तान के अंदर क्या इस बात का इदराक है कि अपनी गलतियां हैं, तस्लीम करनी है, जिसकी वजह से आपने कहा पार्लियामेंट तक की इम्पीचमेंट आ रही थी और इनको हटाया गया, ये इस बात के इदराक का नतीजा है? अब बिल्कुल एक जिस तरह ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यही बात की कि मैं एक ऐसा मिसाल छोड़ रहा हूँ अपनी आइंदा आने वाली मिनिस्टर्स के लिए, जो ओहदेदार है कि वो बजाय के अपनी नाकामियों के एतराफ़ के बजाय कुछ और बहाने और हीले ढूंढे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो रिजिग्नेशन दे दिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मिसाल कायम हुआ। अब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इसी डर से कि दोबारा इस तरह वाक़यात होंगे, तो उसी बचने के लिए वो मज़ीद मुस्तैद और मुस्तहकम होंगे कि और अपनी जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको अदा करने के पीछे पड़ेंगे, बजाय कि आराम करेंगे या कुछ और मसाइल में पड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया समीर यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। आर्मी चीफ को वज़ीर दिफा को वहाँ रिज़ाइन करना पड़ा है, मगर माम बात यह है कि सूरत हाल संभल नहीं रही है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आज भी अफगान सूबे खोस्त में अमरीकी फ़ौजी अड्डे के करीब खुदकश धमाका हुआ और सूरत हाल लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से अमरीका, इत्तेहादी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस के काबू में आती नज़र आ रही है। तालिबान की तरफ से हमलों में शिद्दत आती नज़र आ रही है, इसके बावजूद कि अमरीका की तरफ से ताज़ा हमले किए गए जिसमें तालिबान को और दाइश को टारगेट किया गया था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पीएसपी के रहनुमा ने एमक्यूएम की रैली की तायीद की है, एमक्यूएम की रैली की हिमायत की है, तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। और ये जो छोटी छोटी नहरें हैं ये बहुत बड़े दरिया में शामिल हों और हम आवाम का एक समंदर बनाएं और हुकूमत को उसकी औकात याद दिलाएं। फारूक साहब दावत दे रहे थे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल जिन 16 नुकात को बुनियाद बनाकर तहरीक चला रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबात भी इनसे मिलते जुलते हैं। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी सिंध हुकूमत के खिलाफ रैलियां और धरने दे रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो अब एक मिलियन मार्च का कह दिया है और वो मिलियन मार्च 14 मई को कहते हैं कि घेराव होगा। बात करते हैं कि किस हद तक ये समंदर बन सकते हैं दोनों मिलकर, जिसकी की तरफ इशारा कर रहे थे फारूक सत्तार साहब। और मुस्तफ़ा कमाल साहब का अपना क्या प्लान है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। 18 दिन में आ जाते हैं अवाम, मीडिया पर चल रही थी आपकी खबर, आ जाते आपके साथ आके बैठ जाते। जब उस वक्त नहीं आए तो ये कैसे आ जाएंगे 14 मई को 10 लाख लोग निकल के कि जी ठीक है बस अब घेराव करते हैं हुक्मरानों के घरों का मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिलकर। अच्छा, इसमें दो बातें तय होनी है शाहज़ेब भाई। एक तो सही और गलत कि हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नंबर 1। अगर ये वाली बात तय है कि हम सही कर रहे हैं तो दूसरी बात पे फिर आ जाते हैं कि हम ये सही, जब सब कह रहे हैं कि हम इसमें कोई हमारा ज़ाती मफाद नहीं है, तो फिर अगर हम सही काम सही कर रहे हैं तो फिर हमें करने का सही कह रहे हैं नुकात आपके ठीक है कि हाँ ये मसाइल हैं कराची के, ये बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर ये तय हो जाती है बात कि हम ठीक हैं सही कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद इंसानों का काम है कोशिश करना। कैसे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, यही इसी का नाम जद्दोजहद है, इसी का नाम स्ट्रगल है। देखिए कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमने इलॉजिकल बात की हो। शाहज़ेब भाई मैंने ये शहर को चलाया है, अल्लाह ने मुझसे बनवाया है ये शहर। हमने जब इसकी इस थोड़ा मुतालबात लिखे तो मैंने ये बेसिस नहीं बनाई उसकी कि इससे मुझे, मेरी ज़ुबान के बोलने वाले को, मेरे मसलक वाले को, मेरी पार्टी वाले को क्या फ़ायदा है। हमने ये बात अपने इसको बेसिस बनाया है कि इस शहर के मसाइल हैं क्या। अगर मेरे तमाम बातों से मेरे पोलिटिकल ओपोनेंट को, मेरी ज़ुबान नहीं बोलने वाले को, मेरे मसलक को नहीं मानने वाले को, मेरी पार्टी के नहीं मानने वाले को भी फायदा होता है, तो उसको फायदा पहुंचाना है। आप देखें कि 16 में से 8 मुतालबात ऐसे हैं जिससे हमारी जो ओपोनेंट पार्टी जो हमारी इस वक्त बदतरीन मुखालिफ है एमक्यूएम, और उसका मेयर दिन भर जो हमारे लिए जो है वो बात करते हैं, हम उनके लिए 8 पॉइंट्स में उनको इख्तियारात देने की बात करें जो खुद भी नहीं मांग सकते।
एक एक पॉइंट ऐसा है जो कि डूएबल है, पीपल्स पार्टी कर सकती है, शुरू कर सकती है, और ये मेरी लाइफ लाइन है। मैं आखिरी सांसों तक इस पर जद्दोजहद जारी रखूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे मालूम है इस वाली बात का। मेरे पास ऑप्शन है, अगर ये 16 बातें नहीं मानी गई, कराची रहने के काबिल किसी के लिए नहीं रहेगा। इस शहर को तबाह करें, मेरी जिंदगी का मसला है। एक ऐसी सूरत में जाहिर है कराची के लिए यही बात अगर एमक्यूएम भी कह रही है और आप जब उनके लिए बात कर रहे हैं तो आपकी बात को वेलकम भी कर रही है और आके कह रही है आए मिलके समंदर बनते हैं, तो फिर इसकी कितनी गुंजाइश है? क्योंकि आप लोगों का हदफ तनकीद एक ही है, पीपल्स पार्टी जिसने मसाइल हल करने हैं, मसाइल की आवाज़ एक ही है, तो फिर मिलके करें ना। अगर वो आपको बुला भी रहे हैं और आप 8 मुतालबात तो उनके नाज़मीन को इख्तियारात दिलाने के लिए कर रहे हैं। मैं जाना नहीं चाहता था उस तरफ, आपने पहले भी हल्का सा इशारा दिया, मैं निकल रहा था, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया बाकायदा तौर पर, तो अब मेरी बात सुन लीजिए। वो इसलिए कि भाई आप मेरी 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, जिस दिन मैं आया था 2016 3 मार्च को। उसके बाद मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के अलावा जो बात की, उसके अलावा मैंने आधे घंटे से ज़्यादा इन्हीं पॉइंट्स का जिक्र किया, इन्हीं बातों की बात की, इन्हीं बेसिक इशूज़ की बात की है। उसके बाद पहला जलसा हुआ हमारा 24 अप्रैल को, जो कि 1 महीने के बाद, 2016 की बात है, 1 महीने की पार्टी के बाद मेरी 90% स्पीच जो है वो इसी इशूज़ के, मैंने इन्हीं इशूज़ के ऊपर मैंने क्लियरली कहा कि मैं बड़ा लीडर नहीं बनना चाहता, मैं उस माँ का लीडर बनना चाहता हूँ जिसके बच्चे, मासूम बच्चे उसकी गोद में दम तोड़ रहे हैं पानी और ग़िज़ा ना होने की वजह से। फिर हमने हैदराबाद के पक्का किले में फिर हमने ऐलान कर दिया, फिर हमने 29 जनवरी कराची में ऐलान कर दिया। हमने पूरी कैंपेन बिल्ड की है। माजरत के साथ आप ये जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं शाहज़ेब भाई, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं। अच्छा है, मैं तो अभी बड़ी वेल जेस्चर दे रहा हूं कि भाई हमारी वजह से इनको निकलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने हमारी बातों को बाय कर लिया है, ये मजबूर हो गए निकलने पे। अगर ये नहीं निकलेंगे तो ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, लोगों को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहते रहे, मगर उसके बावजूद आप चाहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इख्तियार लेके इनको दे, इनके नाज़मीन को दे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कम लगते हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। जब आप इन्हीं को इख्तियार दिलाना चाहते हैं तो इनके साथ मिलके क्यों नहीं दिला रहे? सर सुन लीजिए, बिल वेरी सिंपल, ये आज इस्तीफे दें असेंबलियों से, मैं इनके साथ खड़े होकर इनकी हर कराची के लिए हुकूक मानने की हर तहरीक में शामिल होऊंगा। ये आज इस्तीफे दें, ये एन ब्लॉक अभी तो पता नहीं कितने दिन रह गए, ये आज भी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, मैंने एमपीएशिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी साल चल रहा है, चंद महीने रह गए हैं, ये इस्तीफे दें, हुकूमत हिल कर रह जाएगी। मेरे पास अगर इतनी सीटें होती, मुझे ये मुजाहरे पूरी वर्ल्ड वाइड खबर बनेगी कि भाई एक शहर के लोगों की बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए एक पार्टी ने 50 एमपीए के साथ इस्तीफा दे दिया। आप देखें हुकूमत के साथ, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, अनकंडीशनल खड़ा हूंगा। ये देना इस्तीफे, अगर आप एमपीए भी रहेंगे, आप एमएनए भी रहेंगे, आप सेनेटर भी रहेंगे, आप मेयर भी रहेंगे, फिर आप अभी मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो भाई 2 घंटे के लिए कोई निकल रहा है, ड्रामेबाजी करने के लिए निकल रहा है। आपकी भरपूर सपोर्ट इन्हें हासिल होगी। नाउ 14 मई मिलियन लोग घेराव करके क्या करेंगे मुस्तफा कमाल साहब? एजेंडा क्या है, क्या होगा? मुतालबा देखिए, दुनिया में जमहूरियत के अंदर यही तरीक़ेकार हैं शाहज़ेब भाई। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कोई और तरीक़ेकार बता कोई सकता है, पाकिस्तान में अवेलेबल है लोग, मुझे बता दें भाई। इंसान अपने पानी के लिए एहतजाजी करेगा ना, माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग चलकर खाली हाथ निहत्ते जाकर वज़ीर आला के सामने दुहाई देंगे, आवाज लगाएंगे। मैंने तो कराची के में काम करने वाले पुलिस वालों को भी कहा है कि भाई तुम्हारे बच्चों को भी पानी मिलेगा, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, सीएम हाउस के बाहर तुम्हारे बच्चों को भी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को भी स्कूल में। ये सीएम हाउस, बिलावल हाउस कहां करेंगे ये मैं अगला प्रोग्राम नहीं करना है क्या? उसके बाद बता दूंगा मैं जगह। अभी बता दें, पता चले 15 मई को प्रोग्राम कर रहे हो और अभी डेट फाइनल है अभी। चले आप कह रहे अभी फाइनल नहीं है जगह, मगर ये तय है कि 14 मई को आप 10 लाख लोग निकाल रहे हैं। नहीं, फाइनल है, मैं उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। फाइनल है हमारे में, पता है कि हमें क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है हम, लेकिन मैं भी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे कि मसाइल पर अगर सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, तो फिर लोगों को कराची के निकलना चाहिए। दोनों पार्टी का जो इत्तेहाद है, जिसके लिए मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार साहब ने कहा भी था, वो कह रहे हैं असेंबली से इस्तीफा दें, तो मैं मुकम्मल तौर पर सपोर्ट में खड़ा हूँ, जिस तरीके से इस वक्त इनके नाज़मीन के इख्तियार के लिए खड़ा हूँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।